हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पुराना वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पुराना नहीं, नया वीडियो है। लेकिन पुराना जो एक टॉपिक है वो छूट गया था। चैप्टर नंबर 11, क्लास 11। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो तो मैंने कवर कर लिए थे, लेकिन इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो छूट गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि इसका लॉन्ग आंसर्स कहाँ है। तो आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर देन इंटरनेशनल ट्रेड, कमेंट। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। और ऐसा क्यों है ये हमें इसके आंसर में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इंटरनल बिजनेस का एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्यों होता है उसके लिए नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहला पॉइंट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है इंटरनेशनल बिजनेस में आप जो है गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो गुड्स होते हैं, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर हो गया या फिर ये माउस हो गया, ये सारी चीजें जो है आप इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है किसी एक कंट्री को। अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे कंट्री से उसको इंपोर्ट करा सकता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इम्प्लाइज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड इन गुड्स। इसको ट्रेड इन गुड्स भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग ओनली टेंजिबल एंड एक्सक्लूडिंग ट्रेड इन सर्विस। यानी कि जो ट्रेड इन सर्विस है उसको छोड़कर खाली टेंजिबल गुड्स ट्रेड इन गुड्स में इंक्लूड होता है। फिर दूसरा पॉइंट है सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या होता है? जब भी कोई एक ट्रांजैक्शन होता है, एक एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुड्स पैक कर दिया, अब आप इस गुड्स को एक्सपोर्ट कराना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती है। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है इसको हम बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। यानी कि ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये एक्सपोर्ट हुए गुड्स में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। एंड यहाँ पर देखो, उसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन्वॉल्व ट्रेडिंग ऑफ इनटेंजिबल गुड्स। यानी कि ये इनटेंजिबल गुड्स रहती है क्योंकि ये सर्विसेज रहती है। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर तीसरा पॉइंट, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अभी लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है ये आप सभी को पता है कि अगर आप डीमार्ट देखा होगा तो डीमार्ट अपनी फ्रेंचाइजी बांटता है। या फिर अगर आपने कोई डोमिनोज देखा है तो डोमिनोज हो गया। ये सारी चीजें जो भी है जिसमें फ्रेंचाइजीज होती है। अगर आपने गोली पाव वाड़ा देखा हो तो वो भी एक फ्रेंचाइजी है। सीसीडी कैफे कॉफी डे वो भी एक फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अल्कोहल बेचना है तो आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। Licensing is defined as a contractual agreement in which one firm grants access to its patent, copyright, trademark, or technology to another firm in a foreign country for a fee called royalty। अभी ये जो लाइसेंसिंग है इसका क्या मतलब है? मान के चलो आपने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया, पहली बार आपने ये कैलकुलेटर डिजाइन किया। अब इस कैलकुलेटर की डिजाइन एक फॉरेन में बैठे बिजनेसमैन को पसंद आ गई। वो बोलता है मैं सेम डिजाइन का कैलकुलेटर बनाऊंगा। तो आपने तो इस पे ऑलरेडी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ले लिया है। तो अब अगर वो इसको कॉपी करेगा तो आप उसके ऊपर केस कर दोगे। तो उसके पास ऑप्शन एक ही है, वो बोलेगा सर आप मेरे से फीस ले लो और मेरे को उसका जो लाइसेंस है वो दे दो ताकि मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ बनाकर बेच पाऊँ। तो ऐसी सिचुएशन में लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा काम आती है। और फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग के सिमिलर होती है। फ्रेंचाइजिंग यानी कि आपने किसी और ब्रांड वैल्यू के नीचे काम चालू कर दिया और फिर आप उस ब्रांड को अपने सेल्स में से कमीशन दे रहे हो, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। ठीक है। इट इज अ टर्म यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जो ये बिजनेस है
बिजनेस में क्या क्या फायदा होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या फायदा होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अब्रॉड इन एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि फॉरेनर्स जो है वो इंडिया के बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि उनको रिटर्न मिल सके, उनको प्रॉफिट्स मिल सके। फिर यहाँ पर दो तरह के इन्वेस्टमेंट आता है, एक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब आप नाम से समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन की फर्म है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व करती है, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, और फिर उससे जो है प्रोड्यूस करती है और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मान के चलो किसी फॉरेन कंपनी को कोई बिजनेस चलाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ का लेबर सस्ता है। तो अभी वो क्या करेगी, वो यहाँ पर किसी कंपनी के ऊपर पैसा नहीं लगाएगी, वो खुद की कंपनी डालेगी, वो खुद प्लांट एंड मशीनरी डालेगी, खुद अपने एसेट्स बसाएगी और फिर उसमें से गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, उस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो एक आदमी फॉरेन से आता है, वो बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर पैसा लगा रही है, आप ऐसा समझ सकते हो। A portfolio investment, on the other hand, is an investment made by one company into another by the acquisition of share or the provision of loan, with the latter earning income through dividend or interest on loan. इनको अगर ये लोन देगा तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ये इक्विटी खरीदता है तो इसको डिविडेंड मिलेगा। किसको? फॉरेन इन्वेस्टर को। Hence, due to this, the scope of international business has considerably multiplied as it entails international exchange of goods along with international journey and tourism, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग। यानी कि ये बोल रहा है कि इसी वजह से जो ऊपर रीजंस दिए हैं, इसी वजह से जो है इंडिया में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है। फिर कंपनी जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, फॉरेन कंपनीज, तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है और ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट बेनिफिट्स डू फर्म्स डिराइव बाय एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फर्म इंटरनेशनल ट्रेड में आती है तो उसके लिए क्या फायदा होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में आने से मतलब है कि वो अपना सर्विस, वो अपना गुड्स इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहा है, तो इससे उसको क्या फायदा होगा। पहला, मोर प्रॉफिटेबल। अभी देखो, अगर मैं कोई सामान इंडिया में ही बेचूं तो वो सस्ते में बिकेगा, लेकिन अगर मैं उस सामान को एक्सपोर्ट करके फॉरेन कंट्रीज में बेचूंगा तो वो उसमें ज्यादा में बिकेगा और मेरी प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो वहां से जो अपनी फर्म है, बिजनेस फर्म, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन में प्राइस हाई रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, मोर प्रॉफिटेबल। दूसरा हो गया इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अभी जो इसका सरप्लस कैपेसिटी बची रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कोई एक मशीन है, वो 1 लाख यूनिट बना सकता है, लेकिन उसका इंडिया में सेल खाली 50,000 यूनिट है, तो वो 50,000 यूनिट बना रहा है, तो बाकी की कैपेसिटी तो वेस्ट हो रही है मशीन की। तो अभी क्या होगा, इससे अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ गया तो उसको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे और वो 1 लाख यूनिट बनाने लगेगा, जिससे उसके मशीन की कैपेसिटी वेस्ट नहीं होगी और अच्छे से यूटिलाइज होगी। तो इसको बोलते हैं इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि वो अब अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने लगा है। फिर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। देखो, when demand in the home country gets saturated in the domestic market, the company can think of growth prospects in developing country। हर समय अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको डेवलपिंग कंट्री में जाना पड़ता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में आपको प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसीलिए जब भी आप किसी डेवलपिंग कंट्री में रहते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री में अच्छे से बिक सकता है, तो आप उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए एक्सपोर्ट करो और आप उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। फिर आता है फेसिंग कंपटीशन। When competition in the domestic market is very intense, internationalism seems to be the only way to achieve significant growth। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बहुत मिल रहा है, बहुत,
सब लोग वही प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, लेकिन फॉरेन में कोई वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। तो जो यहाँ पर कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, उसका उपाय क्या है कि आप इस सामान को फॉरेन में बेचो, है ना। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया कि आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेड अवेलेबल है। अगर इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है तो आप इंटरनेशनल ट्रेड की भी हेल्प ले सकते हो। फिर आ गया सेल्फ इंप्रूवमेंट। When a country visualize becoming international, then it develops the urge to be more competitive, more diversified and more strategically strong. इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड करना चालू कर देती है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करे और साथ ही साथ कंपटीशन को भी फेस करे और उसको उसका भी सॉल्यूशन निकाले और स्ट्रेटजी बनाने के बाद ही वो किसी प्लान को फॉलो करे। तो ये सारी चीजें सेल्फ इंप्रूवमेंट में आती है। तो ये फायदे होते हैं किसी भी बिजनेस का इंटरनेशनल ट्रेड में आने से। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, इन व्हाट वेज इज एक्सपोर्टिंग अ बेटर वे ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट देन सेटिंग अप होली ओन सब्सिडरीज अब्रोड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि होली ओन सब्सिडरी और एक्सपोर्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एक्सपोर्ट क्या होता है और होली ओन सब्सिडरी क्या होता है। देखो, अगर मेरे को यहां से अपने गुड्स को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, मेरे गुड्स को ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैं गुड्स को इंडिया में बनाऊं और फिर उस गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट कर दूं ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन, मैं वो गुड्स को यहां नहीं बनाऊंगा, मैं उस गुड्स को ऑस्ट्रेलिया में बनाऊंगा, वहां अपनी एक कंपनी डालूंगा, वहां एसेट खरीदूंगा, वहां फर्नीचर खरीदूंगा, वहां मशीन खरीदूंगा और फिर वहां पर गुड्स बनाकर ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा। तो ये होता है सेकंड ऑप्शन। अब आप मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन आपके लिए इजी है। डेफिनेटली फर्स्ट वाला ऑप्शन इजी है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि क्यों एक्सपोर्ट करना इजी है एज कंपेयर टू होली ओन सब्सिडरी बनाना, है ना। आंसर में आते हैं, एक्सपोर्टिंग का मतलब लिखा गया है कि हम जो भी गुड्स भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज में उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। होली ओन सब्सिडरी मतलब कि जो इंडियन कंपनी है जिसका फॉरेन में सारे शेयर होल्डिंग है, 100% शेयर होल्डिंग है, होली ओन सब्सिडरी बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसके पास फुल कंट्रोल रहता है, फुल कंट्रोल रहता है, उसको बोलते हैं होली ओन सब्सिडरी। फिर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग ओवर होली ओन सब्सिडरी। बेनिफिट क्या है? ईज ऑफ एंट्री, आपको बहुत ही जल्दी एंट्री मिल जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बिजनेस करोगे तो आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब अगर आप फॉरेन में बिजनेस डालने की सोच रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कम से कम नहीं भी तो 20-30 गुना इन्वेस्टमेंट लगेगा एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में सारी चीजें सस्ती होती है और फॉरेन में बहुत महंगी होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी। रिस्क, अगर आप इंडिया में जॉब करते हो, मतलब इंडिया में बिजनेस करते हो, इंडिया में गुड्स बनाते हो, तो आपका रिस्क कम है। आपको आपका जो भी रिस्क है वो आपके लोकल इन्वायरमेंट का रिस्क ही होगा। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री डालना चाहते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। कैसे? वहां पर अगर साइक्लोन आता है तो आपका रिस्क बढ़ गया, वहां का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है तो आपका रिस्क बढ़ गया। मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में कोई पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के चेंज हो जाते हैं तो आपका रिस्क बन गया। मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में उस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई तो भी आपका रिस्क बढ़ गया। तो ये सारी चीजें रिस्क के अंदर आती है। फिर आता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रिस्क होता है अगर आपकी होली ओन सब्सिडरी होती है दूसरी कंट्री में, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल पार्टी और हमारी पॉलिटिकल पार्टी का अगर अच्छे से समझौता नहीं हुआ, यानी कि दोनों की दोस्ती नहीं है, तो फिर आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रॉफिट लॉस रिस्क, अभी देखो अगर आपका 100% इक्विटी है फॉरेन सब्सिडरी में, तो आपको अगर आपने वो सेटअप किया तो आपको तो वहां पर माल बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप वहां पर गुड्स बनाओगे, वहां पर बेचोगे, अगर आपको लॉस होगा तो भी आपको कुछ टाइम तक उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट के केस में आपने गुड्स बनाया, आपने एक एक जो शिप है उसको डिस्पैच किया, सामने अगर वो गुड्स नहीं बिकते तो आप अगली बार नहीं बेचोगे, तो आपका लॉस बच जाता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी।
एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करने में आपको कम से कम 10 बार ऑस्ट्रेलिया आना जाना पड़ेगा, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है कि आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू होली ऑन सब्सिडरी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 बात करता है कि एक्सपोर्ट कैसे करा जाए, और क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है कि इंपोर्ट कैसे करा जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ हर स्टेप की, कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है और कैसे आपको इंपोर्ट करना है। देखो, सबसे पहले एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। अभी किसी भी फॉरेनर को अगर इंडिया से यानी कि आपके बिजनेस से माल खरीदना है, आपके बिजनेस से गुड्स खरीदना है, तो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा। क्या इंक्वायरी करेगा कि आप मेरे को कम से कम कितना सामान दोगे और आपके सामान की प्राइस कितनी है, आपका पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन कितना है। तो ये सारी चीजें वो आपको पूछेगा। फिर आप क्या करोगे, आप उसको कोटेशन भेजोगे। कोटेशन में ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी कि जो प्रोडक्ट है वो इतने पीस में आता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ये है, और अगर आपने 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया तो आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कोटेशन में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो इसके अंदर पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्टर्स कैन बी नोटिफाइड। ये एडवर्टाइजमेंट से और बहुत सारी चीजों से जो है वो पता चलता है एक्सपोर्टर को कि इंपोर्टर क्या चाहता है। The exporter respond to inquiry with a quotation after often known as proforma invoice। और ये जो कोटेशन भेजते हैं इसको प्रोफॉर्मा इनवॉइस ही बोलते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस में कौन सी चीजें लिखे रहती हैं, क्वालिटी, ग्रेड, साइज, वेट, मोड ऑफ डिलीवरी, पैकिंग और पेमेंट के टर्म्स। तो ये सारी चीजें लिखी होती है। फिर आता है बी, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट, यानी कि उसने हमारा जो कोटेशन था वो कोटेशन उसने पढ़ा और उसको लगा कि नहीं, इससे मेरे को माल खरीदना है, ये अच्छी बात है। तो वो क्या करेगा, वो आपको ऑर्डर भेजेगा। वो आपको ऑर्डर ईमेल में भी भेज सकता है, या फिर अगर आपके पास कांटेक्ट है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही भेजेगा। और फिर वो आपसे और इंफॉर्मेशन लेगा रिगार्डिंग प्राइस, डिलीवरी, पैकिंग एंड मार्किंग। यानी कि आपने पहले जो बताया था वो आपके गुड्स का डिटेल था, अब वो आपसे पूछेगा कि मेरे को पूरा एक्सपोर्ट करने में कितना पैसा लगेगा, पैकेजिंग का, डिलीवरी का, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। फिर आप क्या करोगे, डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर एंड ऑब्टेन अ पेमेंट गारंटी। अब अगर कोई आदमी फॉरेन में बैठ के आपसे उधार मांग रहा है तो आप किस भरोसे पे उसको उधार दोगे। आप उसको बोलोगे कि या तो मेरे को पेमेंट की गारंटी दे। पेमेंट की गारंटी कैसे देगा, वो अपनी बैंक के पास जाएगा, फेडरल बैंक, यूएस बैंक, जो भी वहां पर होती होगी, वो बैंक के पास जाके बोलेगा देखो मैं आपके कंपनी का बहुत पुराना कस्टमर हूँ और मैं इंडिया से माल लेना चाहता हूँ और मेरे को गारंटी चाहिए कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो आप मेरे बैंक से पैसा निकाल के उसको दे देना। बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक उसको गारंटी लेटर लिख के देगा और वो गारंटी लेटर भेजेगा इंडिया में। फिर इंडिया वाला उसको माल सप्लाई करेगा। और क्रेडिट वर्दीनेस कैसे जानेगा, अगर वहां की कोई कंपनी है तो आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, आप उसका पेमेंट टर्म्स देखोगे, पिछले वो कौन से पार्टी से डील कर चुका है, ये सारी चीजें देखोगे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना। ठीक है, जो वहां से लेटर आता है उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें गारंटी लिखी हुई होती है। ठीक है, फिर आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के आप कोई भी चीज बाहर नहीं भेज सकते। तो अभी आपको जो है एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने से पहले। अभी एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट खुलाना पड़ेगा, कोई भी बैंक से जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड हो। वैसे सारी बैंक आरबीआई से अप्रूव्ड होती है, लेकिन कुछ कुछ जो छोटी बैंक रहती है वो ये सारा काम नहीं करती, तो आपको कोई अच्छी बैंक से एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर आपको आईईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा डीजीएफटी से, या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। कैसे लोगे, सबसे पहले एक अकाउंट बनाओगे आप आरईपीसी में, यानी कि राइट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप एक अकाउंट बनाओगे। फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ। मान के चलो आपने कल कोई चीज इंपोर्ट की और पैसा नहीं दिया तो इससे इंडिया का नाम खराब हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ईसीजीसी में रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर कंपनी मस्ट सबमिट एन एक्सपोर्टर इंपोर्टर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल आपको जमा करनी पड़ेगी।
बैंक का रिसिप्ट जो रिक्वायर्ड फीस लगती है वो, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर, 2 copies of photograph attested by the banker, detail of non-resident interest and declaration about the application to obtain an IEC number to the DGFT। तो आपको DGFT को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एक्सपोर्टर टू रजिस्टर विद द प्रॉपर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ भी रजिस्टर होना पड़ेगा। To secure international payment for political and commercial interference, you must register with ECGC। आपको पेमेंट लेने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? अब मान के चलो जो सामने वाली कंपनी वो बहुत बड़ी कंपनी और आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है, लेकिन उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। उस ऑर्डर के रॉ मटेरियल को आप खरीदना है आपको, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्री शिपमेंट फाइनेंस लोगे। कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे, या फिर कोई अगर अच्छी आपकी पहचान है, कोई पार्टी ऐसी है, जो कंपनी ऐसी है जो आप पर इन्वेस्ट करना चाहती हो, तो आप उससे भी लोन ले सकते हो। फिर आप रॉ मटेरियल परचेस करोगे और दूसरे कंपोनेंट जो भी लगते हैं वो सारी चीजें परचेस करोगे। फिर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? जैसा इंपोर्टर बोला है वैसा गुड्स बनाकर उसको रेडी करेगा, और फिर उसको either the company produces or it purchases। यानी कि अगर उसको ऑलरेडी वो चीज मिल रही है मार्केट से तो वो खरीद के बेच देगा, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो वो उसको खुद बनाएगा। फिर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। शिपमेंट करने से पहले वो एक बार चेक करेगा कि क्या सारी चीजें, जो भी सारा ऑर्डर था वो कंप्लीटली अच्छे से पैक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या सारे गवर्नमेंट क्राइटेरियाज को हमने फुलफिल किया है कि नहीं किया है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एजेंसी क्रिएट की है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन फंक्शन 1963, उससे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद अदर एक्सपोर्ट पेपर। तो जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है ये भी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आएगा एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज क्या होता है? एक टैक्स होता है जो कि अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके ऊपर लगता है। तो आपको ये भी देखा जाएगा कि क्या वहां पर आपके गुड्स में एक्साइज ड्यूटी लगी है, और अगर लगी है तो क्या आपने उसका पेमेंट किया है कि नहीं किया है। आपको उसका इनवॉइस सबमिट करना पड़ेगा एक्साइज कमिश्नर को। फिर एक्साइज कमिश्नर आपको क्लियरेंस देगा, अगर वो बोलेगा नहीं आपका टैक्स पे हो चुका है, आप अपना माल लोड कर सकते हो। फिर अगर कोई रिफंड होगा तो वो आपको रिफंड ग्रांट करेगा ऐसा ड्यूटी ड्रॉबैक, क्योंकि देखो कोई कोई एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट भी होता है, तो वो बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी देगा। फिर आता है ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। To avail the trade concession and other benefit, the importer has to ask exporter to send a certificate of origin. The certificate of origin issued by the importer act as a proof that goods are manufactured in the country from where the export is taking place। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में ये लिखा होता है कि गुड्स मेड इन इंडिया है। मान के चलो अगर कोई कंपनी है जो जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसा है कि वो चाइना से माल नहीं खरीदेगा और चाइना उसका दुश्मन है, तो क्या करेगा? अगर वो इंडिया से माल खरीदेगा और इंडिया वाले उसको चाइना से खरीद के दे देगा, तो इसीलिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के देना पड़ता है कि जो भी मैं गुड्स आपको बेच रहा हूँ वो इंडिया का ही गुड्स है। फिर रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब आप अपनी प्राइवेट बोट तो भेज नहीं सकते, जो बड़ी बड़ी बोट चलती है वहां पर आपको एक छोटी सी जगह रेंट पर लेनी होगी, जो छोटी सी जगह है वो लेनी होगी। तो आप उसका जुगाड़ करोगे कि आपको कहाँ पर सामान भेजना है, कौन सी शिप वहां पर जाती है, कितना शिपमेंट लगता है, कितना मेरे को एरिया लगेगा, तो ये सारी चीजें होगी रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। फिर आता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, यानी कि जो भी चीज आप पैक करते हो और उसको बाद में आप नेम एड्रेस वो सारी चीजें उसमें डालते हो, कहाँ कौन सा पोर्ट से जाएगा, कैसे जाएगा, एक्सपोर्टर की डिटेल क्या है, इंपोर्टर की डिटेल क्या है, अगर रेलवे से जा रहा है तो रेलवे रिसिप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको उसमें डालनी पड़ती है। ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस। अगर आपका सी रूट से जा रहा है तो आपको बहुत ज्यादा खतरा है कि अगर वो गुड्स पानी में गिर गया तो कहानी खत्म, तो आपको जो है उसके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है जो कि आपको लॉस और डैमेज से बचा पाए। ठीक है। फिर आता है कस्टमर क्लियरेंस। बिफोर द प्रोडक्ट कैन बी लोडेड इनटू द शिप दे मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम। द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल इन ऑर्डर टू गेन कस्टम क्लियरेंस।
The main document on which the custom office grant export is the shipping bill. 5 copies of shipping bill are subsequently presented to custom appraiser at the custom house together with the following documents. अभी आपको कस्टम क्लियरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने सामान को लेकर जाओगे तो सामान सीधा बोट पे नहीं जाता, पहले वेयर हाउस पे जाता है, चेकिंग होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है कि क्या आपने कोई ऐसा सामान तो नहीं बेच दिया, क्या आप गोली बारी या फिर ड्रग्स तो सप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या आपने जो सामान सप्लाई किया उस पर आपने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। तो ये सारी चीजें कस्टम क्लियरेंस में आती है, और वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीजें जमा करनी पड़ती है। Following the submission of this document, the superintendent of the relevant port trust is contacted to acquire a carting order. The command to the workers at the port's gate to allow the goods to enter the dock is known as carting order. इसके बाद आपको एक कार्टिंग ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे जो है आप अपने गुड्स को अब शिप पर लोड कर सकते हो। फिर आपको मिलता है ऑब्टेनिंग मेड्स रिसिप्ट। मेड्स रिसिप्ट क्या होता है? मान के चलो आपने गुड्स को शिप पर चढ़ा दिया, अब जो शिप का कमांडिंग ऑफिसर होगा ना, वो आपको लिखित में देगा कि आपका गुड्स शिप में चढ़ गया है ना, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि नहीं, गुड्स तो मैंने शिप में डाला था, ठीक है। तो ये आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने कितना सामान जो है वो भेजा है, कितना उसका डिस्क्रिप्शन क्या है सामान का, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। फिर आता है पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड बिल ऑफ lading। फिर आप जो भी फ्रेट होता है शिपिंग कंपनी का या एयरलाइन का या रेलवे का, उसको पे करते हो, और फिर आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, ठीक है। फिर आप एक इनवॉइस बनाते हो, ठीक है, इनवॉइस, फिर आप पेमेंट लेते हो, ठीक है। अब पेमेंट लेने के लिए जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हो, वो बहुत ज्यादा इजी है। ये हो गया आपका इंपोर्ट प्रोसीजर, सॉरी ये हो गया आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब आते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर। अब आपको सामने वाले की तरफ से सोचना है। सामने वाला सबसे पहले इंक्वायरी करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर वो इंपोर्ट लाइसेंस लेगा, फिर उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है तो उसको रिजर्व बैंक के पास जाके फॉरेन करेंसी लेनी पड़ेगी, फिर वो ऑर्डर को प्लेस करेगा, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा बैंक से, क्योंकि सामने वाला तो गारंटी मांगता है ना, पेमेंट गारंटी, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेगा और वहां जमा कराएगा, फिर फाइनेंस अरेंज करेगा, फिर शिपमेंट एडवाइस वो उसको कौन देगा, वो उसको एक्सपोर्टर देगा, फिर वो उसको यहाँ लेकर आएगा, फिर रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, फिर क्या करेगा, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग, ये सारी चीजें जो पैकेज में इंक्लूडेड रहती है, वो सारों को वो वहां से मंगवाएगा। किससे मंगवाएगा? एक्सपोर्टर से। फिर गुड्स आएंगे शिप में, फिर उस गुड्स को ये कस्टम क्लियरेंस कराएगा, यानी कि जो इस स्टेट मतलब इस कंट्री का जो भी टैक्स होगा इंपोर्ट पे, वो टैक्स उसको फिर से पे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसका गुड्स जो है वो वहां पर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये सारा स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में एप्लीकेशन करना पड़ता है, 2 कॉपी सबमिट करनी पड़ती है, कितनी फीस लगती है, और ये सारा प्रोसीजर दिया है। फिर बिल ऑफ एंट्री आता है ना, जिसमें कस्टम ड्यूटी लिखा रहता है, कितना कस्टम ड्यूटी आपको पे करना है, तो ये सारी चीजें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन सेट अप इन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग कंट्रीज फॉरेन ट्रेड। यानी कि कंट्री का जो भी फॉरेन ट्रेड है उसको करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए गए उसके बारे में बताइए। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्टेब्लिश किया गया, जो कि फॉरेन ट्रेड देखता है और उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो देखता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखता है, कंपनी का ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता है कि कंट्री में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। फिर आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि ये देखता है कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन से आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कोई कीमती आइटम तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है कमोडिटी बोर्ड। कमोडिटी बोर्ड जो है वो ईपीसी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़कर काम करते हैं, उनका फंक्शन सेम रहता है, ठीक है। वो कमोडिटी के ऊपर जो है अपनी रिसर्च करते हैं। फिर आता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका इंस्पेक्शन होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो होता है EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में। फिर आता है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाया था, जो कि 1956 कंपनीज एक्ट
में जो है वो वहां पर रजिस्टर है। कौन रजिस्टर है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और वो इंडस्ट्री को हेल्प करता है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन में, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, दोनों जगह हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? एग्जीबिशन करवाता है और बाकी सारी चीजें जो है वो करवाता है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इट इज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन रेगुलर एंड क्लोज एंगेजमेंट विद ट्रेड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये क्या करता है? ट्रेनिंग देता है इंटरनेशनल ट्रेड में, रिसर्च करता है इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एनालाइज करता है और डिससेमिनेट करता है डेटा को, जो भी डेटा आता है उसको डिससेमिनेट करता है, यानी कि उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। फिर ऑटोनोमस बॉडी established by the government of India registered under the Society Act with the foremost objective of professionalizing the country's foreign trade management। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये इसलिए सेटअप किया गया कि जो लोगों को कोई चीज में प्रॉब्लम हो, एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, तो वो यहाँ से जाकर जो है वो अपना काम करवा सकते हैं। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, जो कि आपको ये बताएगा कि पैकेजिंग कैसे करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसे आपकी पैकेजिंग सिक्योर रहेगी। इसके 3 रीजनल लेबोरेटरी है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। ये आपको ट्रेनिंग देता है। फिर आता है स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपका स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसका मेन रहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, और उसमें भी एक्सपोर्ट ट्रेड को वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज आईएमएफ, डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड विद द प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्डरली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया गया था, जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट और एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने की बात कही गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस इंटरनेशनल कॉमर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू promotion and maintenance of a high level of employment through the establishment of permanent institution। यानी कि ये आपको फैसिलिटेट करेगा कि आपको अपना बिजनेस एक्सपांड कैसे करना है, जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कैसे करनी है। फिर आपको असिस्ट करेगा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीलेटरल सिस्टम, यानी कि आपको पेमेंट कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बताएगा। फिर आता है फंक्शन, एक्टिंग एज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में काम करता है। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्टिव एज शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। मशीनरी प्रोवाइड करता है आपको, प्रोविजन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज टू एंश्योर दैट एक्सचेंज रेट आर एडजस्टेड टाइमली। जो भी एक्सचेंज रेट होते हैं उसको ये प्रॉपरली जो है एडजस्ट करता है। फिर रिस्पॉन्सिव, एक्टिंग एज अ रिपोजिटरी फॉर ऑल मेंबर्स कंट्रीज करेंसी। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे कंट्री में कोई पैसा है, मैंने उसको दूसरे कंट्री में रखना है, तो मैं एक डिपॉजिटरी में रख सकता हूँ। वही बात यहाँ पर कही गई है। फिर एक्टिंग एज अ फॉरेन करेंसी एंड करंट ट्रांजैक्शन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड एंटरिंग। कोई भी वैल्यू अगर उसको पता चलती है तो उसको डिटरमाइन करता है, फिर उसको एंटर करता है। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन, जो भी इंटरनेशनल कंसल्टेशन है उसके लिए वो काम करता है। फिर राइट डिटेल नोट ऑन फीचर, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 में बना था, जिसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका काम क्या है कि फ्री एंड फेयर ट्रेड हो हर नेशन के बीच में, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रेड ना हो जिससे किसी दूसरे नेशन को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो ये कौन बैलेंस करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर क्या क्या है? इट रेगुलेट्स नॉट जस्ट द प्रोडक्ट बट आल्सो द सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ये खाली प्रोडक्ट को ही नहीं, सर्विस और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी डील होते हैं। इट इज अ मेंबर ड्राइवन रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मेंबर ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सारे डिसीजन मेंबर गवर्नमेंट लेते हैं। ग्लोबल सिग्निफिकेंस रहता है इसका वर्ल्ड बैंक के साथ और भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भी रहता है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना था उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता था। फिर उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है? हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसमें ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हु आर एक्सपेक्टेड टू मीट एटलीस्ट एवरी 2 years। हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। हु हैव द अथॉरिटी टू मेक द डायरेक्शन ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी अगर ऐसी चीजें होती है जहां पर आप जो है दूसरे लोगों को गेट टुगेदर करवा रहे हो, तो वहां पर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है अपने पार्टी से।
ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा रेट ना बढ़े, हमारे कंट्री में जो भी गुड्स है उनका रेट ना बढ़े, वो हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मेंटेन रहे, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े, डिमांड बढ़े, इनकम बढ़े, लोगों की जॉब क्रिएट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग ट्रेड सिस्टम हो। फिर आता है फंक्शन, एस्टेब्लिशिंग अ कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ बिहेवियर विद द गोल ऑफ रिड्यूसिंग ट्रेड ऑब्स्टेकल्स सच एज टैरिफ एंड एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन बाय encouraging its member countries to come forward to the WTO to resolve their problem। तो जो भी WTO है उसके लिए प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी की तरह ऐड करता है, ensuring that all the act rules and regulations are obeyed। तो जो हमें ये भी देखना है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ओबे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर होल्डिंग कंसल्टेशन टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का वार हो गया, तो जब ये वार हुआ तो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होगी। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।